नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए आज फिजिक्स का जो अपना नवा चैप्टर है लाइट प्रकाश वाला वो लेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या कोई आप नवा चैप्टर कब डालेंगे, किस प्रकार से। देखो ये चैप्टर अपना बहुत इजी है चैप्टर, और जब आप लगातार ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया चैप्टर समझ में आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये नवा चैप्टर है इसके अंदर जो अवतल लेंस, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण है, जितने भी दर्पण है इनकी जो सारणी वगैरह है, इन सारणी वगैरह को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस आप तो मेरे साथ वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिए, आपको तैयार करने की, कुछ एक्स्ट्रा तैयार करने की जरूरत भी नहीं है। और आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि जो अपना ये चैप्टर है वो अंक बार है 8 नंबर का। आगे बात समझ में, 8 नंबर का है। जो नया सिलेबस है, नए संशोधित जो पाठ्यक्रम है, नए संशोधित पाठ्यक्रम के हिसाब से अंक बार है 8 नंबर का। आगे बात समझ में। और 8 जो अंक बार है इसके, तो बिल्कुल इसमें से किरण चित्र भी आएगा, और किरण चित्र आएगा 2 नंबर से किरण चित्र आएगा, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हम किरण चित्र भी करवाएंगे आपको। और इसका मैं पार्ट आज फर्स्ट है अपना, सही है। और लेसन का नाम है लाइट प्रकाश। प्रकाश सिंपल सी बात है कि हमें किसी भी मान लो स्रोत, जैसे मुख्य अपना जो प्रकाश का स्रोत है जो सूर्य है, सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब वो भिन्न भिन्न दिशाओं में किस प्रकार से वो शेडो जैसे छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है, किस किस प्रकार से होता है। और जो देखो विद्यार्थियों, ये जो नवा चैप्टर है, ये नवा चैप्टर बहुत विद्यार्थियों के लिए कठिन है, लेकिन बिल्कुल आप अगर ध्यान देंगे तो ये सारणी आपको कहीं से, देखो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अदर और नोट्स देखने की जरूरत नहीं। मैं नोट्स टाइप में दूंगा आपको, नोट्स बना के दूंगा इसके। आगे बात समझ में, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे साथ आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से हम डिफाइन करेंगे, यानी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर से देखो, आप इस लाइट प्रकाश के बारे में अब 2 ही चीज आएगी, एक तो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, एक लेंस के बारे में, हालांकि और भी ज्यादा है। आप देखो लेंस और दर्पण में इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जो आपको ये फॉर्मूले देखो याद ही करने में कुछ एक चीजें, इसमें थोड़ी सी थ्योरी आएगी आज। और थ्योरी के बाद देखो इसके अंदर क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलों को आप दिमाग में रखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में। रही बात देखो किरण चित्र आरेख की, जितनी भी आकृतियां हैं मैं यहीं बोर्ड पे आपको सारणी बनवा के दूंगा, और साथ ही साथ ही यहाँ तैयार कर लेना है मेरे साथ। बस इसको आप देखते जरूर रहना। और बिल्कुल भी कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे किरण चित्र नहीं बन रहे, किरण आरेख अच्छी तरीके से नहीं बन रहे, मैं बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल आपको यहीं पर सारणी उपलब्ध कराऊंगा। और आप मेरी जो सारणी बनाने के पश्चात देखना, आप बिल्कुल पटाख से बनाएंगे। तो ध्यान देते हैं, देखो दर्पण सूत्र सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा। देखो दर्पण सूत्र, इसके आप व्युत्पन्न करना भी सिखाएंगे आपको कि कैसे आता है। देखो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस का 1/u बराबर क्या होता है 1/f। आगे बात समझ में, जिसमें अभी तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से समझूंगा। इसमें v क्या है, देखो v है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब क्या होता है, देखो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बिंब वस्तु लेते हैं हम, उस वस्तु की जो छाया बनती है, आगे बात जैसे मैं हूं, मेरी जो छाया बनेगी वो मेरा क्या हो गया बताओ, प्रतिबिंब हो गया एक तरफ से, तो वो उस प्रतिबिंब की दूरी होती है v, तो और यूं होती है बिंब की दूरी। आगे बात सुनिए, यानी वस्तु की दूरी यूं, जिसको ऑब्जेक्ट f होता है फोकस दूरी, क्या होती है फोकस की दूरी। तो इस प्रकार से ये दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है। और दर्पण सूत्र के फॉर्मूले में और लेंस सूत्र के फॉर्मूले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इसमें तो क्या है प्लस, इनके बीच में इसमें क्या है बताओ दोस्तों, माइनस है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका लेंस सूत्र होगा 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। यानी जो बिंब की दूरी रहती है वो क्या है, इसमें माइनस में है, इसमें क्या है तीनों पॉजिटिव यानी प्लस में है। तो बस इतना सा ध्यान रखना, v u f वही रह जाएंगे, v वही प्रतिबिंब की दूरी, और u रह जाएगी आपकी बिंब की दूरी, और f क्या रह जाएगी बताओ, फोकस दूरी। एक देखो इसके अंदर आती है आवर्तनीयता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, आवर्तनीयता। वो कितना आवर्तित हुआ है, यानी कितना बड़ा है प्रतिबिंब, उस प्रकार से एक प्रकार से बड़ा साइज के मामले माने इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो इसके अंदर देखो, इसकी जो फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं आप, h' बराबर v/u। यानी अगर m बराबर मैं लिखना चाहूं, आवर्तनीयता क्या हो जाएगी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, ये h' क्या है बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी h' का मतलब होता है ऊंचाई, h' लगा रखा है तो मैंने प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी जो मेरा डायग्राम बनेगा उसकी ऊंचाई, और h का मतलब क्या है बताओ, बिंब की ऊंचाई। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होती है, आवर्तनीयता होती है। वैसे आवर्धन भी बोलते हैं, और हम यहाँ पर आवर्तनीयता काम में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं v/u, यानी v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, इनका अनुपात भी सेम रहता है।
तभी आगे लिख रखा है v अपॉन यू। चारों में से किसी 3 चीज दे दे, एक कोई से भी पूछ लेगा आपको। न्यूमेरिकल्स करेंगे यानी जो हम आंक के क्वेश्चन करेंगे उनमें ये फॉर्मूले दोनों तीनों फॉर्मूले काम में आएंगे हमारे। आगे बात समझ में, ये अगला फॉर्मूला और काम आएगा, ये तीसरा नंबर का। आगे है एक चौथा नंबर का एक और है कि r बराबर होता है 2f। r बराबर 2f किस प्रकार से होता है, r होती है वक्रता त्रिज्या। आगे बात समझ में, और ये वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। देखो 2f दे रखा है, 2 का मतलब कोई भी चीज की वस्तु क्या है, 2 है, 2 का मतलब क्या है बताओ, दुगना, और f क्या है बताओ, फोकस दूरी। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों, दुगनी होती है। ध्यान देना, कुछ बच्चे बीच बीच में कह रहे थे नवा चैप्टर, तो नवा चैप्टर आज आपके सामने रहे, थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, समझने का चैप्टर है, बस बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने का चैप्टर है, फिर बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा प्रत्येक पार्ट को। लेकिन अच्छी तरीके से देखना, ज्यादा से ज्यादा पार्ट को जितना समझेंगे ना आप उतना ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कुछ एक बच्चों ने बस क्लियरिटी के लिए भी कहा है, तो क्लियरिटी भी नोट्स भी बनाते जाना चाहिए मेरे साथ साथ ही, आप नोट्स अपलोड कर रहे देना। और एग्जाम आप जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 के लिए बहुत इनफ अच्छी तरीके से मान लो, उस पैटर्न के हिसाब से हमने तैयार किया है। आपके पास समय है, आप इस चैनल पर लगातार अध्ययन करते रहेंगे, बहुत बढ़िया अंक अर्जित कर लेंगे। आगे देखो प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरे, उत्तल दर्पण है, जितने भी दर्पण है इनकी जो सारणी वगैरह है, इन सारणी वगैरह को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस आप तो मेरे साथ वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिए, आपको तैयार करने की, कुछ एक्स्ट्रा तैयार करने की जरूरत भी नहीं है। और आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि जो अपना ये चैप्टर है वो अंक बार है 8 नंबर का। आगे बात समझ में, 8 नंबर का है, जो नया सिलेबस है, नए संशोधित जो पाठ्यक्रम है, नए संशोधित पाठ्यक्रम के हिसाब से अंक बार है 8 नंबर का। आगे बात समझ में, और 8 जो अंक बार है इसके, तो बिल्कुल इसमें से किरण चित्र भी आएगा, और किरण चित्र आएगा 2 नंबर से किरण चित्र आएगा, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हम किरण चित्र भी करवाएंगे आपको। और इसका मैं पार्ट आज फर्स्ट है अपना, सही है। और लेसन का नाम है लाइट प्रकाश। प्रकाश सिंपल सी बात है कि हमें किसी भी मान लो स्रोत, जैसे मुख्य अपना जो प्रकाश का स्रोत है जो सूर्य है, सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब वो भिन्न भिन्न दिशाओं में किस प्रकार से वो शेडो जैसे छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है, किस किस प्रकार से होता है। और जो देखो विद्यार्थियों, ये जो नवा चैप्टर है, ये नवा चैप्टर बहुत विद्यार्थियों के लिए कठिन है, लेकिन बिल्कुल आप अगर ध्यान देंगे तो ये सारणी आपको कहीं से देखो, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अदर और नोट्स देखने की जरूरत नहीं, मैं नोट्स टाइप में दूंगा आपको, नोट्स बना के दूंगा इसके। आगे बात समझ में, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे साथ आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से हम डिफाइन करेंगे, यानी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर से देखो, आप इस लाइट प्रकाश के बारे में अब 2 ही चीज आएगी, एक तो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, एक लेंस के बारे में, हालांकि और भी ज्यादा है। आप देखो लेंस और दर्पण में इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जो आपको ये फॉर्मूले देखो याद ही करने में, कुछ एक चीजें इसमें थोड़ी सी थ्योरी आएगी आज, और थ्योरी के बाद देखो इसके अंदर क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलों को आप दिमाग में रखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में। रही बात देखो किरण चित्र आरेख की, जितनी भी आकृतियां हैं मैं यहीं बोर्ड पे आपको सारणी बनवा के दूंगा, और साथ के साथ ही यहाँ तैयार कर लेना मेरे साथ, बस इसको आप देखते जरूर रहना। और बिल्कुल भी कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे किरण चित्र नहीं बन रहे, किरण आरेख अच्छी तरीके से नहीं बन रहे, मैं बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल आपको यहीं पर सारणी उपलब्ध कराऊंगा, और आप मेरी जो सारणी बनाने के पश्चात देखना आप बिल्कुल पटाख से बनाएंगे। तो ध्यान देते हैं, देखो दर्पण सूत्र सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा। देखो दर्पण सूत्र, इसके आप व्युत्पन्न करना भी सिखाएंगे आपको कि कैसे आता है। देखो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस का 1/u बराबर क्या होता है 1/f। आगे बात समझ में, जिसमें अभी तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से समझूंगा। इसमें v क्या है, देखो v है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब क्या होता है देखो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बिंब वस्तु लेते हैं हम, उस वस्तु की जो छाया बनती है, आगे बात जैसे मैं हूं, मेरी जो छाया बनेगी वो मेरा क्या हो गया बताओ, प्रतिबिंब हो गया एक तरफ से, तो वो उस प्रतिबिंब की दूरी होती है v, तो और यूं होती है बिंब की दूरी। आगे बात समझिए, यानी वस्तु की दूरी यूं, जिसको ऑब्जेक्ट f होता है फोकस दूरी, क्या होती है फोकस की दूरी। तो इस प्रकार से ये दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है। और दर्पण सूत्र के फॉर्मूले में और लेंस सूत्र के फॉर्मूले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इसमें तो क्या है प्लस है इनके बीच में, इसमें क्या है बताओ दोस्तों माइनस है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका लेंस सूत्र होगा 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f, यानी जो बिंब की दूरी रहती है वो क्या है इसमें माइनस में है, इसमें क्या है तीनों पॉजिटिव यानी प्लस में है। तो बस इतना सा ध्यान रखना, v u f वही रह जाएंगे, v वही प्रतिबिंब की दूरी, और u रह जाएगी आपकी बिंब की दूरी, और f क्या रह जाएगी बताओ फोकस दूरी। एक देखो इसके अंदर आती है आवर्धितना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन।
क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन आवर्तनीयता। वो कितना आवर्धित हुआ है, यानी कितना बड़ा है प्रतिबिंब, उस प्रकार से एक प्रकार से बड़ा साइज के मामले माने इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो इसके अंदर देखो, इसकी जो फॉर्मूला या लिख सकते हैं आप एच डेस अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। यानी अगर एम बराबर मैं लिखना चाहूं आवर्धित ना क्या हो जाएगी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, ये एच डेस क्या है बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी एच डेस, एच का मतलब होता है ऊंचाई, एच डेस लगा रखा है तो मैंने प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी जो मेरा डायग्राम बनेगा उसकी ऊंचाई, और एच का मतलब क्या है बताओ, बिंब की ऊंचाई। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होती है, आवर्धनीयता होती है। वैसे आवर्धन भी बोलते हैं और हम यहाँ पर आवर्धनीयता काम में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं वी अपॉन यू, यानी वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, इनका अनुपात भी सेम रहता है, तभी आगे लिख रखा है वी अपॉन यू। चारों में से किसी तीन चीज दे दे, एक कोई से भी पूछ लेगा आपको। न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी जो हम आंक के क्वेश्चन करेंगे उनमें ये फॉर्मूले दोनों तीनों फॉर्मूले काम में आएंगे हमारे। आगे बात समझ में, ये अगला फॉर्मूला और काम आएगा, ये तीसरा नंबर का। आगे है एक चौथा नंबर का, एक और है कि आर बराबर होता है 2f। आर बराबर 2f किस प्रकार से होता है, आर होती है वक्रता त्रिज्या, आगे बात समझ में, और ये वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। देखो 2f दे रखा है, 2 का मतलब कोई भी चीज की वस्तु क्या है, 2 है, 2 का मतलब क्या है बताओ, दुगना, और f क्या है बताओ, फोकस दूरी। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों, दुगनी होती है। ध्यान देना, कुछ बच्चे बीच बीच में कह रहे थे नवा चैप्टर, तो नवा चैप्टर आज आपके सामने रहे, थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, समझने का चैप्टर है, बस बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने का चैप्टर है, फिर बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा प्रत्येक पार्ट को। लेकिन अच्छी तरीके से देखना, ज्यादा से ज्यादा पार्ट को जितना समझेंगे ना आप उतना ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कुछ एक बच्चों ने बस क्लियरिटी के लिए भी कहा है, तो क्लियरिटी भी नोट्स भी बनाते जाना चाहिए, मेरे साथ साथ ही आप नोट्स अपलोड कर रहे देना। और एग्जाम आप जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 के लिए बहुत इनफ अच्छी तरीके से मान लो, उस पैटर्न के हिसाब से हमने तैयार किया है। आपके पास समय है, आप इस चैनल पर लगातार अध्ययन करते रहेंगे, बहुत बढ़िया अंक अर्जित कर लेंगे। आगे देखो, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है, दोबारा समझना, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है, तो देखो एक ऐसे मान लो ये एक माध्यम है मेरे पास, कोई समतल है ऐसा, ये क्या है मेरे पास, कोई समतल माध्यम है, तो ये माध्यम एक माध्यम से टकराती हुई, तो यहां से आएगी बताओ किरण, बस नीचे ले लेते हैं, तो बताओ यहां से आएगी मेरे पास किरण कोई, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से गमन करती हुई, अब ये मेरा माध्यम फर्स्ट है मान लो, ये माध्यम मेरा फर्स्ट है, और ये क्या है मेरा माध्यम सेकंड है, इस माध्यम पर आएगी, माध्यम दूसरे पर। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, आगे बात समझ में, से गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है, इस माध्यम के पृष्ठ से टकराएगी और उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, यानी इस टकराई और फिर इस माध्यम की एक निश्चित दिशा में चली जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और जो घटना होती है वो क्या कहलाती है बताओ, प्रकाश का परावर्तन होता है। आगे बात समझ में, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर टकराती है, टकराने के पश्चात तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना बताओ क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब ये तो हो गया देखो प्रकाश का परावर्तन, ये संपूर्ण घटना हो गई जब कोई प्रकाश की किरण, दोबारा से ध्यान देना, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती हुई, एक एक लाइन कार्ड समझाएंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो आप वापस कमेंट्स करके मेरे को बताएंगे, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तय करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर, यानी इस माध्यम के पृष्ठ से टकराई और वापस उसी माध्यम एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। टकराने के पश्चात क्या होती है कि उसी माध्यम की एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, ये घटना बताओ क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। हम प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, अपवर्तन है। तो इस अब देखो प्रकाश का जो दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है अपने दैनिक जीवन में। तो आप, मैं इस ऊपर वाले को रब कर देता हूँ और आपने उतार लिया हो और आपने जैसे भी स्क्रीनशॉट कुछ भी लिया हो, तो देखो ऊपर वाले को मैं रब कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो अपने जो दैनिक जीवन में दो प्रकार से होता है परावर्तन, कैसे होता है ध्यान दो। देखो दोस्तों, दैनिक जीवन में परावर्तन दो प्रकार से होता है। दैनिक जीवन में परावर्तन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट तो देखो नियमित परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
और फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है नियमित परावर्तन। नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे बात समझिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, देखो ध्यान देना। देखो इसको अगर हम डिफाइन करूंगा मैं कि नियमित परावर्तन किसे कहूंगा, आप यहां लिख सकते हैं आप पहले आपतित प्रकाश पुंज को, इसके बारे में लिख सकते हैं आप आपतित प्रकाश पुंज को, प्रकाश पुंज को यानी कोई आपतित प्रकाश पुंज है, उसको पुंज को चिकने पृष्ठ से, को चिकने पृष्ठ से, चिकने पृष्ठ से, पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेजना या विशिष्ट दिशा में जाना या विशिष्ट दिशा में भेज देना नियमित परावर्तन कहलाता है। भेज देना। मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल भी जैसे मान लो कहीं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं भाई, सर अलग से नोट्स में बिल्कुल एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छी प्रकार से है, प्रिपरेशन के लिए बहुत बढ़िया टाइम है और इसमें बढ़िया है नोट्स। नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं आपको, देखो डायग्राम के बेस पर ध्यान देना। क्या बोल रहा है ये कि आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा, देखो ये नियमित परावर्तन होता है, चिकना पृष्ठ होता है। इसके लिए जो ये पृष्ठ लिया गया है वो कैसा पृष्ठ होता है, चिकना पृष्ठ। तो यहां नीचे लिख देना चिकने पृष्ठ, चिकना पृष्ठ। जो नीचा पृष्ठ है वो कौन सा है, चिकना है। लेकिन ये कह रहा है कि आपतित प्रकाश पुंज, तो देखो आपतित तो इधर से आएगी प्रकाश पुंज, और ये तीर का निशान जरूर ध्यान रखना। तो जब ये कह रहा है कि आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेज देना क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। अब बताओ यहां से कोई प्रकाश किरण आई, सही है, चिकने पृष्ठ पर आ गई और पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में क्या चली जाती है, एक विशिष्ट दिशा में चली जाती है। ऐसे वो दूसरी प्रकाश किरण आई, फिर वो नियमित परावर्तन द्वारा चली गई, फिर अगली किरण आई और फिर वो चली गई। इस प्रकार से ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक निश्चित दिशा से आती है, एक विशिष्ट, ये जो निश्चित इसके पुंज है चिकने पृष्ठ पर आती है और माध्यम से एक विशिष्ट दिशा में चली जाती है, यानी एक निश्चित दिशा होती है उसमें चली जाती है। और ये चिकना पृष्ठ है, आपका जो आपने रेखा है उसका चिकना पृष्ठ है, उस माध्यम पर आती है, एक निश्चित नियमित रूप से एक विशिष्ट दिशा में भेज दी जाती है। और तो ये निश्चित एक विशिष्ट दिशा में भेज देना बताओ क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। इसे हम बोल देंगे क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? वापस बोल रहा हूं, आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेज देना। आई यहां से आपतित किरण और उसी माध्यम में गई है और एक विशिष्ट दिशा में चली गई, यानी एक निश्चित दिशा में चली गई, एक निश्चित दिशा में चली गई। तो बताओ ऐसा जो वो है परावर्तन है, बताओ कौन सा कहलाता है, नियमित परावर्तन। और दूसरा आ रहा है बताओ कौन सा, विस्तृत परावर्तन। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। दूसरा आ रहा है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन, विस्तृत का मतलब वैसे वो तो फैलना होता है, विस्तृत का मतलब क्या होता है, फैलना। तो ये क्या होता है, देखो विस्तृत परावर्तन क्या होता है, ध्यान दो। विस्तृत परावर्तन किसे कहेंगे, यानी बस इसमें थोड़ा सा कारण है कि जब भी कोई आपतित प्रकाश किरण आएगी, यानी कोई किरण पुंज आएगी और वो उस माध्यम में आने के पश्चात क्या हो जाएगी, अलग दिशा में गुजर जाएगी या भिन्न दिशा में चली जाएगी, उससे क्या कह देंगे हम, नियमित परावर्तन। लेकिन इसके लिए देखो पृष्ठ इसमें कौन सा था, तभी मैंने लिखा था, ये जरूर लिख के आना, ये चिकना पृष्ठ था। इसमें कौन सा पृष्ठ लेंगे, खुदरा पृष्ठ। तो इसके बारे में लिखेंगे, खुदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश के, खुदरे पृष्ठ द्वारा, खुदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को या प्रकाश किरण बोलो, प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट है, विस्तृत परावर्तन कहेंगे। वो मैंने कहा आपको परावर्तन, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ध्यान दो दोस्तों कि जब विस्तृत परावर्तन खुदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में, अब वो तो क्या थी, एक विशिष्ट दिशा में जा रही थी भाई, उसका जो भी ये आपतित प्रकाश किरण पुंज इस पृष्ठ पर, चिकने पृष्ठ पर आपतित हो रही थी,
और आपतित होने के पश्चात एक विशिष्ट दिशा में जा रही थी। ये क्या हो रही थी, प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को हम क्या कहेंगे, बताओ कौन सा परावर्तन कहेंगे, विसरित परावर्तन। अब इसमें जो पृष्ठ ले रखा है वो बताओ कैसा है, खुरदरा पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ, खुरदरे पृष्ठ, ये खुरदरा पृष्ठ है। अब इस खुरदरे पृष्ठ पर देखो, जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी, आने के पश्चात क्या होती है कि एक भिन्न दिशा में नहीं जाती है, आगे बात समझ में, यानी अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार से इधर आई, फिर वापस इधर चली गई। तो इस प्रभाव को, जैसे कोई किरण आई, वापस यहाँ से आई, फिर वापस जो जाने का इधर चली गई, फिर वापस कोई प्रकाश की किरण आई, फिर इधर से गुजर गई। तो इस प्रकार से इस प्रभाव को क्या बोलेंगे हमें, बताओ। आने जो ये आने वाले प्रकाश पुंज को या किरण को क्या है, जैसे ये प्रकाश कोई किरण पुंज आती है और इस किरण पुंज को क्या कर देता है, अलग अलग दिशाओं में यानी भिन्न दिशाओं में या फैला देता है इन प्रकाश किरणों को। जो प्रकाश खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश की जो सभी दिशाओं में फैलना या बिखेरने के प्रभाव को क्या कहेंगे आप, विसरित परावर्तन। लेकिन इसके लिए पृष्ठ कौन सा है, बताओ, खुरदरा पृष्ठ होगा। और ये खुरदरे पृष्ठ पर जो कोई प्रकाश की किरण आएगी, आने के पश्चात वो ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, अर्थात विसरित कर देता है। इस प्रभाव को आप कहेंगे, क्या कहेंगे, बताओ, विसरित परावर्तन। ये आपके परावर्तन की कुछ बातें थी, परावर्तन की कुछ बातें आपके क्लियर हो गई। दोबारा से देखना, एक तो होता है इसमें नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। दोनों में बस इतना ही है, बिल्कुल याद होने वाली चीज है, बिल्कुल एकदम सिंपल चीज है। डायग्राम की तुलना रखना कि इसमें चिकना पृष्ठ लेना है नियमित परावर्तन में, और प्रकाश किरण को एक निश्चित दिशा में भेजना है, वो भेजना आपकी चीज ही है। अब बताओ, निश्चित कोई प्रकाश किरण पुंज आपती तो इस माध्यम पर एक निश्चित दिशा में चलेगी, नियमित परावर्तन हो गया। और वही प्रकाश किरण जब खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है और भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसे लिखा, डायरेक्ट खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरना या फैलना, बताओ क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से देखो, ये विसरित परावर्तन के बारे में हो गया। जैसे प्रकाश पुंज आई और इधर तीर का निशान लगाना देख लेना। अब इसके पश्चात आते हैं, देखो, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, कुछ रेगुलेशन नियम बनाए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बार पूछे जा सकते हैं इसके, या तो नियम के प्रयोग पूछेगा आपको कि परावर्तन का नियम को लिखिए, या परावर्तन के नियम से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगला देखो, नेक्स्ट है। इससे पहले देखो, आपको एक प्रश्न समझा देता हूं। प्रश्न है आपका कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसको रब करता हूं पहले, इसके पश्चात देखना, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ध्यान देना, देखो क्वेश्चन है। अब आकाश का रंग, ये सिंपल सा, बहुत बार, कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और बहुत सारी बार पूछा भी जाता है कि आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन है मेरा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। अब इसका तो सिंपल सा ही जवाब है भाई, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है कि जब कोई सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न अणु से अणु को क्या कर लेता है, प्रकीर्णन कर लेता है। और जैसे अगर किसी चीज का ज्यादा प्रकीर्णन होगा तो हमें एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है, वो नीला दिखाई देता है। भाई जब कोई वायुमंडल है, हमारे इस वायुमंडल है, अंतरिक्ष का तो रंग है आपको पता है, तो अंतरिक्ष में रंग काला दिखाई देता है, क्यों, वहां पर वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सभी वायुमंडल है और अनेक गैसों का अणु का क्या है, मिश्रण है। इस कारण से क्या होता है कि ये इनका क्या कर लेती है, प्रकीर्णन कर लेती है, जो अपना जो नीला कलर है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, बताओ, नीला दिखाई देता है। तो आपका आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आप आंसर के अंदर कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के गैसों के अणु से प्रकीर्णन होता है, जब वायुमंडल, आपका आंसर होगा, यहां से लिख देना आंसर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की गैसों के अणु से, गैसों के अणु से प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णित होता है। जब ये प्रकीर्णित होता है तो देखो क्या होता है, तो नीले रंग की तरंगे सर्वाधिक विसरित होती है। तो नीले रंग की किरणें सर्वाधिक, लिख लेना है क्वेश्चन, सर्वाधिक विसरित होती है। अब आपने पढ़ा विसरित का मतलब यानी फैलती है,
विस्तृत होते होने का मतलब क्या होती है बताओ, फैलती होती है। तो हमें कैसा बताओ, आकाश का रंग कैसा दिखाई, अतः हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। अतः हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समझ गए मेरी बात को, दोबारा समझा रहा हूं किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए दिखाई देता है। बताओ क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और काफी बार ये पूछा भी गया है। तो जब कोई सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के गैसों के अणु से प्रकीर्णन होता है, यानी जब वायुमंडल के अंदर गैसें हैं और उनके अणु से क्या होगा, उसका प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है बताओ, कोई चीज का रिप्लेन प्रकीर्णन होगी तो फैलेगा तो नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, विस्तृत सबसे ज्यादा होगा। भाई ये जो नीले रंग की किरणें हैं वो सर्वाधिक प्रकीर्णन होगी, सबसे ज्यादा फैलेगी। तो हमें बताओ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे किसका नियम, रेगुलेशन बताओ, परावर्तन के नियम का रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो देखो आगे नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको। अब हम आगे अध्ययन करेंगे परावर्तन के नियम। नेक्स्ट हेडिंग अपने परावर्तन का नियम। क्या होते हैं परावर्तन के नियम। अब इसमें परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले देखो जो डेफिनेशन बताई थी मैंने परावर्तन की, जो ये घटना बताई भाई परावर्तन कहेंगे किसी, वो याद रखना पड़ेगा। देखो हम सिंपल सी भाषा में लेते हैं, ये मैंने कोई पृष्ठ ले लिया, समतल पृष्ठ ले लिया मैंने, ये कोई समतल पृष्ठ, अच्छी तरीके से समझना, ये एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा समतल पृष्ठ। आगे बात समझ में, समतल पृष्ठ है, वही बात, इसको बोल दूंगा मैं माध्यम पृष्ठ, ये मेरा माध्यम पृष्ठ रहेगा। इसको बोल दूंगा मैं माध्यम सेकेंड। तो बताओ जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, अभी हमने पढ़ा एक माध्यम से आती है और उस माध्यम से टकराने के पश्चात वापस बताओ क्या करती है वो किरण, एक माध्यम से आती है वो किरण और वापस उसी माध्यम में बताओ क्या हो जाती है, लौट जाती है, यानी वापस वही किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। अब ये प्रकाश किरण आई तो आने वाले को कहेंगे बताओ आपतित हो रही है पहले कौन प्रकाश किरण, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, आपतित किरण। ध्यान रखना इसको, ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आपतित किरण। और बताओ ये वापस उसी माध्यम, इस माध्यम से एक प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम से टकराने के पश्चात, एक माध्यम से टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम के उसी दिशा में, आगे बात उसी दिशा में चली रही माध्यम से टकराने के पश्चात उसी दिशा में यह लौट जाती है टकराकर। तो इस घटना को मैं क्या कह देता हूँ, परावर्तन कह देता हूँ। ये परावर्तन हो गया था, ये वापस चलेगी तो इसे कौन सी किरण कहेंगे मैं, परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी ये, परावर्तित किरण। ये बिंदु इसको बोल देंगे ओ बिंदु, ओ बिंदु है बीच का। आगे बात समझ में, ये कोई ओ बिंदु है तो ये ए बी कोई समतल पर आपतित हो रही है, ए और बी जो भी है। अब इन पर ये परावर्तित किरण हो गई। अब ध्यान रखना ये परावर्तित किरण है। अब इन परावर्तित आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच यानी इस पर इनके बीच एक सीधी दूरी यानी सीधी रेखा में खींची गई रेखा होती है अभिलंब, उसे क्या बोल देंगे आप, अभिलंब। ये सीधी रेखा पर खींचा गया है अभिलंब, इस ये रेखा हो जाएगी पी क्यू और ये हो जाएगी पी, इसको क्यू बोल दो, और ये एन क्या हो गया बताओ, अभिलंब। ये एन क्या है बताओ, अभिलंब। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपतित किरण और ये कौन सी किरण है बताओ, परावर्तित किरण। आपतित किरण आई और वापस माध्यम से टकराई, वापस लेके परावर्तित किरण। ये एन क्या है बताओ, इन दोनों रेखाओं को पृथक यानी बीच में सीधी दूरी में डाला गया, ये गई रेखा बताओ क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। ये हो गया अभिलंब। ये समतल पृष्ठ ही जो ए बी बिंदु वाला है वो क्या है बताओ, समतल पृष्ठ है। अब इस समतल पर आती है तो आते हैं तो देखो फर्स्ट नियम, इसका नियम यही कहता है, ये माध्यम सेकंड इधर लिख देता हूं मैं, माध्यम सेकंड। आप बताओ फर्स्ट नियम इसका क्या कहेंगे। देखो फर्स्ट नियम कुछ ही भी नहीं है, रोल नंबर फर्स्ट या नियम नंबर फर्स्ट। रोल फर्स्ट बताओ क्या है, देखो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, आई बात समझ में। और ये बताओ कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस वापस सुनना, आपतित किरण कोमा बीच में परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही समतल या एक ही तल पर क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये परावर्तन का कौन सा नियम है, फर्स्ट नियम है। याद रह जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं, देख के लिख देना आप। ये आपतित किरण आपको भी दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब होती है, ऐसा भी लिखा जाता है। तो आप तो ऐसे लिखना, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही समतल में स्थित होते हैं। तो देखो लिखो नियम नंबर फर्स्ट, देखो आपतित किरण
कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल पर, तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। क्या लिखा आपने? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण व विलंब। ये आपतित किरण पीओ जो भी है, और ये ओ क्यू जो अपरावर्तित किरण एन, ये क्या बताओ ओएन अभिलंब। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब होते हैं, या लिख सकते हैं आप ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ए भी आपके पास समतल है, इस समतल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। समझ में आया? अब सेकंड जो नियम है इसका देखो, सेकंड नियम बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो ये आपतित किरण है, ये विलंब है। अब बताओ आपतित किरण अभिलंब के बीच कुछ कोण दिखाई दे रहा है आपको, ये कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। सॉरी आपतन कोण, हाँ सॉरी ऐसा आपतन कोण बोलते हैं, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे क्या बोलेंगे बताओ? ये आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच बन रहा है, तो बताओ इसको कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और बताओ अभिलंब के बीच बन रहा है, तो बताओ ये कोण कौन सा कोण का? आर। और आर को इसको बोल देंगे बताओ कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इस कोण को क्या बोल देंगे? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? ध्यान देना, आपतित किरण यानी ये आपतित किरण आई और ये परावर्तन कोण बताओ आर, ये दोनों किरण बन रहे हैं, तो इसका जो दूसरा नियम है वो बिल्कुल सही है। ये कोण आई, ये कोण आर क्या होते हैं? बराबर रहते हैं। तो आपको लिखने का रहेगा नियम तो यही कह रहा है कि कोण आई बराबर क्या रहता है? कोण आर। कहने का मतलब अगर ये कोण आपतित किरण जो अभिलंब के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये भी किसका बनाएगी? 30 का। ये 50 डिग्री बना रही है, तो बताओ ये भी किसका बनाएगी? 50 डिग्री बनाएगी। कोई दिक्कत? यानी इनका ये कंपटीशन की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल साइंस में कंपटीशन में भी ये टॉपिक्स के कारण काफी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत से देखते हैं। तो इस हिसाब से कह रहा हूं कि ये कोण आई आर बराबर, तो इसको लिखेंगे आप आपतित किरण, यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। अर्थात कोण आई बराबर क्या रहता है? कोण आर। लिख सकते हैं कि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, परावर्तित किरण उतना ही कोण बताओ किसके साथ बनाती है? अभिलंब के साथ बनाती है। तो दूसरा सेकंड जो नियम लिखेंगे वो लिखेंगे आपतित किरण जितना कोण, आपतित किरण जितना कोण, जितना कोण, ये सिंपल है एकदम भाई। आपतित किरण है वो जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, अभिलंब के साथ बनाती है, के साथ बनाती है, उतना ही कोण, उतना ही कोण परावर्तित किरण, उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, अभिलंब के साथ बनाती है। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि जितना कोण आई का रहेगा उतना ही कोण मान किसका रहेगा बताओ? आई। अर्थात मैं लिख सकता हूं कोण आई ही बराबर बताओ क्या होता है? कोण आर। अर्थात कोण आई को मैं क्या कह दूंगा बताओ? आपतन कोण। इसको क्या बोलूंगा मैं? आपतन कोण बराबर बताओ क्या होता है? परावर्तन कोण। समझ में आई कि नहीं आई? तो इस नियम में बताओ क्या रहता है? कोण जो आई रहता है उसका मान किसके बराबर रहता है बताओ? कोण आर का। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। वही बात, आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही बताओ, उतना ही कोण परावर्तित किरण किसके साथ बनाती है बताओ? वो मैंने आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण किसके साथ बनाती है? अभिलंब के साथ बनाती है। अर्थात आप लिख सकते हैं कोण आई बराबर क्या रहता है? कोण आर। ये होते हैं बताओ परावर्तन के दोनों नियम है। बहुत इजी नियम है, एकदम समझ में आने वाले हैं। बिल्कुल डायग्राम के थ्रू आप इनको नोट्स के थ्रू उतारेंगे। एक क्वेश्चन भी है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, इसके आधार पर देखो नेक्स्ट जो अगला है अपना, अब हम जो पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हम दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बात समझ में। तो दर्पण देखो क्या होता है दर्पण। सबसे पहले देखो दर्पण आपने देखा होगा, हम सामान्य अगर भाषा में मैं बात करूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगर आपको कोई जरूरत हो या देख सके आप नोट साथ नहीं उतार सके
तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल नोट्स एकदम इजी रहेंगे और समझने आने वाले हैं। अगर आप क्लास में देंगे, कुछ बच्चों की दिक्कत थी कि सर आपकी स्पीड ज्यादा है तो मैंने स्पीड कम कर दी, कुछ एक बच्चों की आई कमेंट्स कि सर थोड़ी सी स्पीड स्लो करो। तो और फिर ऐसे आया था नवा चैप्टर, देखो प्रत्येक चैप्टर 11वां करवा दिया, दोबारा से न्यू सिलेबस से जो नया पैटर्न तैयार होना, पुराने भी डाल रखे मैंने वीडियो, लेकिन आपको दोबारा से मैं अपलोड कराऊंगा जो नई वीडियो है ना। कहने का मतलब जो अपना चैप्टर नंबर फिर जब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने के बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उनके जो नए सिलेबस संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार है, और वो जितने कम नंबर या ज्यादा नंबर बढ़ा दिए हैं, जितना पैटर्न हटा दिया उस हिसाब से पढ़ाएंगे। तो इसके पश्चात 5वां चैप्टर का रिवीजन रिवाइज कराएंगे, फिर 5वां फिर 6वां 2 ही चैप्टर है। और कुछ बच्चे कहेंगे 7वां चैप्टर कराओ सर, बेटा 7वां चैप्टर हटा दिया गया है, 7वां चैप्टर अभी नहीं है। 7वां 8वां दोनों केमिस्ट्री हट गई, इसमें से 10वां चैप्टर लाइट वाला वो विद्युत वाला हट गया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट था ना, वो इलेक्ट्रिक करंट 10वां चैप्टर फिजिक्स का हटा दिया गया। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। बाकी समस्या आएगी नहीं आपके, बस आप तो लगातार अध्ययन में जुटे रहिए हमारे साथ। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, अच्छे अंक अर्जित करवाएगा आपको, 8 में से 8 अंक मिलेंगे आपको। आपको ये पता है मैंने टारगेट निश्चित है 8 नंबर का है, टारगेट पहले फिक्स रखा करो भाई, 8 नंबर का अंक है तो 8 नंबर बिल्कुल अर्जित होंगे आपको। अगला जो आपका है वो है बताओ दर्पण। अब दर्पण सामान्य भाषा में देखते हैं कि कोई कांच का जो पृष्ठ होता है और उसका कांच का एक पृष्ठ लेपित की होती है किसी भी चीज की। जब हम सामान्य भाषा में देखें तो हम शीशे के सामने जाकर खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है, बनता कि नहीं बनता है। और जैसे उसको हम क्या बोल देंगे कांच, अगर वो आर पार हो जाएंगे फिर तो वो लेंस हो जाएगा, जैसे हमने चश्मे वगैरह ये देखे होंगे आपने। तो हम बात करेंगे आज दर्पण के बारे में, और दर्पण के बारे में बात करेंगे तो देखो विद्यार्थियों, दर्पण क्या होता है, एक पृष्ठ तो उसका लेपित रहेगा, किसी भी जिंक वगैरह की इसकी लेपित परत रहेगी, और उसमें लेपित होने के पश्चात आपका क्या होगा, दृश्य दिखाई देगा। किसी फेस मान लो चेहरा, जब हम सुबह सुबह चेहरे के सामने खड़े होते हैं, दर्पण यानी अपने जो कांच होता है उसके सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने जाकर खड़े होते हैं, तो उसमें आपका एक भाग लेपित होता है, ऐसा कैसा आपका दिखाई देता है। तो लिखते हैं, देखो पहले तो दर्पण के बारे में, क्या होता है दर्पण, किसे बोलेंगे आप दर्पण। तो देखो दर्पण क्या होता है, सामान्यतः कांच के एक पृष्ठ को, सामान्यतः कांच के एक पृष्ठ को, कांच के एक पृष्ठ को सिलवट करके, कांच के एक पृष्ठ को क्या करके, सिलवट करके या मान लो कॉलर करके परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो दर्पण कहलाता है। बना दिया जाए तो दर्पण कहलाता है। दर्पण कब बन जाएगा भाई, कहलाता है। अब कहने का मतलब दर्पण कब कहलाएगा, एक पृष्ठ को क्या कर देंगे बताओ आप, एक पृष्ठ को है सिलवट कर देंगे। अब से जिंक की सड़ा दें, जिंक के सदलेपन की हम परत पीछे से सड़ा दें, किसी कांच दर्पण छोटे कांच के पीछे देखना, आप कभी देखे हो तो, कोई अगर कांच एक बार वो फूट भी खंडन हो जाता है उसके पश्चात पीछे वाले देखना, एक जो लेपित होती है वो पीछे से लेपित होती है, आगे बात समझ में। और इसको क्या कह देंगे हम, दर्पण कह देंगे। अब जो दर्पण होते हैं अपना देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे हम अपने जो सामान्य अपने कांच होता है घर पे तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब, जो अपना समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसे क्या बनता है, देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखो कैसे बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं, तो लिख देना समतल दर्पण में बनने वाले थोड़ी है लेकिन ये समझने वाली है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, आभासी होते हैं भाई। जो समतल दर्पण है जो प्रतिबिंब बनते हैं बताओ वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी। अर्थात आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, है कि नहीं है, एक प्रकार से देखें तो बताओ वो कुछ ही समय के लिए बनता है प्रतिबिंब। जैसे आप उस कांच से साइड में आते हैं, आगे बात समझ में, आपका प्रतिबिंब तुरंत हट जाता है, तो वो कुछ ही टाइम के लिए आभासी बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब एक प्रकार से इमेजिंग जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ ही समय के लिए आभासी प्रतिबिंब बना रह जाता है, यानी वो परमानेंटली एक प्रकार से वो नहीं बनता। अब जो आभासी जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। एक खासियत बात हो रही है कि प्रतिबिंब का रहेगा तो प्रतिबिंब का आकार जितना रहेगा जितना वस्तु के आकार की रहेगी। अरे भाई आप जितने, और जो बिंब यानी जब आपका जिस ऑब्जेक्ट रखा गया है वस्तु, जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हैं
और यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर क्या है बताओ, दर्पण है। तो ये दूरी वहां पर भी आपको जो दर्पण में देखेंगे तो दूरी समान दिखाई देगी। आगे बात समझ में, तो आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे जिसका आकार क्या रहेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना होता है, वस्तु के आकार जितना होता है। यानी जो प्रतिबिंब का आकार रहेगा वो अपना ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं वस्तु रहेगी ना, उसी आकार का रहेगा। आपके आकार का सेम बनता ही है। आप जब डायग्राम जैसे आप शीशे के सामने या दर्पण के सामने जैसे ही खड़े होते हैं और जितना आपकी दूरी पर खड़े होते हैं या जितनी आपकी हाइट लंबाई जो भी है, आप वैसे की वैसे रूबरू वैसे का वैसा ही प्रतिबिंब बनता है। अब दर्पण के जब आप सामने खड़े होंगे तो प्रतिबिंब देखेंगे तो हम क्या पाते हैं, देखो एक चीज और है, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं एक्चुअल में आपने देखा होगा, तो जैसे मान लो आपका ये बायां जो आपका ये मेरा जो भाग है वो मेरा दायां भाग है, लेकिन उस दर्पण में देखूंगा तो मैं उसको मेरे क्या दिखाई देगा, बायां। और ये जो ये जो मेरा बायां भाग है वो किस दर्पण में कैसा दिखाई देगा, दायां दिखाई देगा। अब देखा होगा आपने कि बहुत सारे जैसे मान लो कई बार हमें पी दिखाई देते हैं तो उधर देखेंगे उसमें क्यों दिखाई देता है। तो ऐसा जो प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं हम कौन सा प्रतिबिंब, पार्श्व प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होता है, पार्श्व प्रतिबिंब। कहने का मतलब जैसे मेरा पी भाग क्यों दिखाई देगा, और बताओ यानी बायां भाग दायां, दायां भाग कैसा दिखाई देगा, बायां। आपने देखा होगा एम्बुलेंस के इसमें उल्टा दिखाई देता है वो लिखा हुआ। अगर एम्बुलेंस समझ गया, इंग्लिश का कोई भी वर्ड हम अगर समतल दर्पण में देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। तो जब आप लिख सकते हैं कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें दायां भाग दायां भाग बायां व बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है, और इस प्रकार दिखाई देता है ना, इस दिखाई देने को बताओ बोलते हैं, जो दिखाई देता है उससे इसको क्या बोल देंगे आप। जब आपके दर्पण के सामने खड़े होंगे तो आपका जो जैसे जो दायां भाग है वो बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ, और आप भी देखेंगे उसमें उल्टा क्यों दिखाई देगा। आप कोई सा भी अक्सर ई वगैरह जैसे ये टाइप करके देखना, तो इसको बोलते हैं बताओ, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम पार्श्व परावर्तन। ये इसे क्या कहेंगे आप, इस भाग को देखने को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यानी इसको हम क्या बोल देंगे, पार्श्व परावर्तन। जो बायां भाग दायां और दायां भाग आपको बायां दिखाई देता है, इसे आप क्या कहेंगे बताओ, पार्श्व परावर्तन। अब एक देखो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या है बताओ, समतल दर्पण है और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी कितनी होती है। अब देखो समतल दर्पण है, समतल दर्पण की जो फोकस एफ है, फोकस दूरी है ना एफ, जो बिंब से मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, वो फोकस दूरी कितनी होती है। तो देखो इसका आप आंसर आएगा, ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी क्या कितनी होती है बताओ, अनंत अर्थात इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, इन्फिनिटी। अगर आपको प्रश्न पूछ भी ले एक नंबर में, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन क्या पता पूछ ले कि समतल जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है बताओ, इन्फिनिटी होती है, बता अनंत होती है। जो समतल दर्पण में जो फोकस दूरी दिखाई देती है इन्फिनिटी दिखती है। आगे देखो प्रकाश का वेग सार्वधिक कहां पर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग, ये क्वेश्चन उतार लेना, प्रकाश का वेग सार्वधिक होगा, प्रकाश का वेग सार्वधिक होगा, यानी प्रकाश का वेग सार्वधिक किसमें होगा। आगे बात समझ में, ये जो प्रकाश का वेग है वो सार्वधिक किसमें होगा, किस प्रकार से सबसे अधिक प्रकाश का वेग है वो कैसे होगा। तो ध्यान देना, देखो प्रकाश का वेग सार्वधिक किसमें होगा, आपका आंसर रहेगा बताओ निर्वात के अंदर। प्रकाश का वेग सार्वधिक बताओ किसमें होगा, निर्वात में होगा, सबसे अधिक होगा निर्वात में। निर्वात क्या होता है, ये ध्यान दो, कुछ बच्चे बोल रहे सर निर्वात क्या होता है, देखो बताते हैं निर्वात क्या होता है, यानी ऐसा माध्यम जिसमें हवा वायु कुछ भी हो, निर्वात में। आगे बात समझ में, किसमें होता है बताओ, निर्वात में होता है। आज देखो आज के लिए जो आपने देखा वीडियो के अंदर, तो जो चीजें बताई मैंने, आज हम दर्पण के बारे में अध्ययन कर लिया
और दर्पण के बारे में अब अध्ययन कर रहे हैं। तो दर्पण में मैंने क्वेश्चन देखो 2 तो क्वेश्चन बनाए और दर्पण के बारे में बताया। तो दर्पण क्या होता है, कांच का एक पृष्ठ को सिलवट करके परावर्तन पृष्ठ बना दिया जाता है। एक पृष्ठ को पीछे से लेपित कर दिया जाए, यथार्थ लेपन की परत चढ़ा दी जाए, तो इसको क्या बोल देंगे आप, दर्पण कह देंगे। और समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब आभासी होते हैं और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितने होता है वह प्रतिबिंब का आकार पूछते हैं। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार जितना ही होगा। और इसमें पास व प्रतिबिंब का एक अलग से पॉइंट है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, मैंने अपनी भाषा में अच्छी तरीके से वैसे लिखा है, नोट्स के लिए बहुत अच्छा है ये। इसे बताओ क्या कह देंगे, प्रवास व परावर्तन। थोड़ी सी बस इस भाषा का ही थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत इन्फिनिटी होती है। जो समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो इन्फिनिटी होती है, अनंत। और प्रकाश का वेग सार्वधिक वैक्यूम ट्यूब ये निर्वात में होता है। आगे बात में वैक्यूम में सार्वधिक होता है अर्थात निर्वात, जिसमें हवा वगैरह और प्रकाश वगैरह कुछ भी नहीं होना, भी उसको बोलते हैं निर्वात। आगे बात में तो सार्वधिक इसमें होता है, निर्वात में होता है। कल हम पढ़ेंगे ये तो समतल दर्पण के अपने मुख्यतः देखे तो दर्पण 2 ही प्रकार के होते हैं। ये जो टॉपिक वो कंपटीशन में भी आता है। दर्पण 2 ही प्रकार के, एक तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। कुछ बच्चे इस देखने से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, वो नहीं होती, वो गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे। कौन से दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और मैं आपको ये कह दूं, इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेना। पार्ट फर्स्ट को जो पार्ट सेकंड आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसमें सबसे जो बच्चों को हार्ड लगता है, कुछ बच्चों ने देखा सारे किरण चित्र कैसे बनेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बोर्ड पर या बढ़ाऊंगा। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। 6 की 6 आकृति बनती है उत्तल दर्पण में, तो 6 की 6 आकृति यहीं बढ़ा लेंगे, बहुत इजी है। मैं यहीं पर याद करवा दूंगा आपको सारणी, बिल्कुल भटकने की कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। सर फलाने नोट्स में क्या है, सामने आप बुक से भी अलग है अपनी सारणी, और यहीं पर ही बना दूंगा आपको सारणी अच्छी तरीके से, और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो आज के लिए आपको ये इस वीडियो में, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आएगा, बताओ कौन सा, गोलीय दर्पण। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।